नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। डे है 36 यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यू डेली सीरीज़ का। डेली आपके लिए हम टॉप 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जो टेलीग्राम चैनल है और वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं उसको आप। ये वीडियो रोज़ सुबह आपके लिए 6 बजे आता है। पर्पस हमारा है कि इन क्वेश्चन के ज़रिए जो टॉपिक्स हैं उन्हें प्रिपेयर किया जाए और जो एलिमिनेशन स्किल है वो आपको सिखाई जाए। पहला सवाल है हमारा, ऑन द ईव ऑफ लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी गेव सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखो, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहा जाता है। यहाँ पर गांधी जी ने जो अलग अलग सेक्शन है सोसाइटी के, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उनको क्या करना है। जैसे कि उन्होंने गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको उन्होंने रिज़ाइन करने को नहीं बोला था। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको उन्होंने कहा था कि आप अपना जो एलिजियंस है वो कांग्रेस के प्रति डिक्लेयर कर दीजिए। इससे जो गवर्नमेंट का जो मोराल है वो डाउन होगा। उनको ये पता चल जाएगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो अब ब्रिटिश के लिए काम नहीं करते। तो पहला यहाँ पर गलत हो गया। उन्होंने सोल्जर को ये बोला कि अपना पोस्ट मत छोड़ो, बस तुम ये इंश्योर करो कि कोई भी अपने जो हमवतन के लोग हैं, अपने जो देश के लोग हैं, उस पर कोई गोली नहीं चलाएगा। तो जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। जो प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंस है, जो रजवाड़े के राजा हैं, उनको उन्होंने ये कहा कि अपने जो लोग हैं उनकी सोवर्निटी को एक्सेप्ट करो। तुम ये मानो कि हाँ, तुम्हारे जो जनता है तुम उसके सेवक हो। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस थे वो दिए गए थे गवर्नमेंट सर्वेंट को, सोल्जर्स को, प्रिंसेस को। तो यहाँ पर तीसरा केवल सही है, बी 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो गांधी जी ने लॉन्च किया था अगस्त 1942 में। जो स्लोगन है डू और डाई, करो या मरो, उससे। चूँकि ये अगस्त मंथ में लॉन्च किया गया था इसीलिए इसको अगस्त रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसमें जो वुमेन नेशनलिस्ट हैं उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था, जैसे कि अरुणा असफ अली, सुधा कृपलानी, ये सब इन्होंने काफ़ी जो अहम भूमिका है वो प्ले किया था। उषा मेहता का नाम आता है, जिन्होंने जो कांग्रेस रेडियो है वो चलाया था। ये एक अंडरग्राउंड रेडियो हुआ करता था, क्योंकि जो भी मेजर लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया था मूवमेंट के शुरू में ही। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन सॉइल। कह रहा है लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी कैसे लॉस होती है समझो। जब सॉइल पर फ्लड आता है, जब पानी आता है, तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं। तो इससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो डिक्लाइन हो जाती है एंड इट लीड्स टू लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी। दूसरा, अच्छा एक चीज़ और है, अगर फ्लड आता है, इस सॉइल पर नया सॉइल चढ़ता है तो फ़ायदा होता है, ठीक है ना। लीचिंग ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, मान लो कि तुमने खेत में जो फर्टिलाइज़र है वो डाला और पूरा खेत को तो तुमने फ्लड कर दिया, तो होता क्या है, खेत का जो फर्टिलाइज़र के जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिंक है, नाइट्रोजन, यूरिया, जो भी चीज़ें हैं वो सब लीच कर जाती हैं। लीच करने का मतलब ये है कि वो ज़मीन के नीचे चली जाती हैं, पानी के साथ सोख ली जाती हैं। तो इससे जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है सॉइल में वो कम हो जाता है। सैलिनेशन ऑफ सॉइल, ये तब आता है जब आपका जो फ्लड है वो पानी धीरे धीरे ख़त्म होता है और ऊपर में सॉइल कंटेंट बढ़ता जाता है, वहाँ पे मिनरल बढ़ते जाते हैं। तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर तीनों सही है। हाँ, अगर नई मिट्टी आती है, जैसे कि जो अलूवियल सॉइल है जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, तो जब फ्लड के साथ जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल जब आता है तो पूरा जो सॉइल है वो रिन्यू हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जैसे देखा हमने जो गंगैटिक प्लेन है, गंगा के किनारे के जो शहर बसे हुए हैं, सबका जो सॉइल है काफ़ी फर्टाइल है। तो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर ऑल करेक्ट हैं। ये सभी इम्पैक्ट हैं फ्लड का सॉइल पे, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और गांधी जी का ये मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो नाजी जर्मनी से लड़ रही है, इनका काउज जस्ट है। तो वो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं लॉन्च करना चाहते थे, बड़े मूवमेंट को लॉन्च करके ब्रिटिशर्स को एम्बेरस नहीं करना चाहते थे। मगर उन्होंने ये सोचा कि इस समय अगर हम चुप रहे तो ये माना जाएगा कि हमें ताकत नहीं है, हमें कैपेबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है ये लॉन्च किया अक्टूबर 1940 में। ये एक लिमिटेड सत्याग्रह था।
जहाँ पर कुछ लोगों को चुना गया था जो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो यूज़ करके हुआ क्या था ना कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस से बिना पूछे जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया था। मतलब कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर 2 अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है ना। अब ये कहा गया कि आपने बिना इंडियन से पूछे डिसीजन कैसे ले लिया। इसी कारण से 1939 में जो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी ना, जो मंत्री थे, सबने रिज़ाइन कर दिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेशन इन द वॉर है इसके अगेंस्ट बोलना, जो लोगों की जो पॉलिटिकल फीलिंग है उसको सरकार के सामने एक्सप्रेस करना, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी देना कि भारतीयों की डिमांड को एक्सेप्ट कर ले। इसीलिए ये जो सत्याग्रह है ये लॉन्च किया गया था। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और जो सेकंड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसके लाइनें देखते हैं। कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग द सत्याग्रह वाज टू सीक इंडियाज इंडिपेंडेंस। जो भारत की आज़ादी है वो सीख करना पर्पस नहीं था, जो वॉर है उसमें पार्टिसिपेशन को कंडेम करना था, और जो अपनी जो डिमांड है उसको मानने का उसको ब्रिटिशर्स को एक मौका देना था। तो पहला यहाँ पर गलत हो गया। जब ये सत्याग्रह फेल हुआ तो गांधी जी को लगा कि अब चुप रहना ज़्यादा एक कायरता वाली बात होगी, तो फिर उन्होंने 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो लॉन्च किया था। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई रशियन निहिलिज्म। ये जो निहिलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है। निहिलिज्म ये मानता है कि सभी वैल्यूज़ बेसलेस हैं। ये मानता है कि नथिंग कैन बी नॉन और नथिंग कैन बी कम्युनिकेटेड। तो ये बेस नहीं था सत्याग्रह के पीछे। तो सेकंड आपका गलत हो गया। गांधी जी फॉरबेड वुमेन टू कैरी आउट दिस फॉर्म। देखो, गांधी जी ने वुमेन को कभी मना नहीं किया था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, बल्कि जो सरला देवी हैं वो पहली महिला थी जिन्होंने पार्ट लिया था इस सत्याग्रह में। तो इनको फॉरबेड नहीं किया गया था, इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। तो 1 और 2 और 3 तीनों यहाँ पर गलत हो गया। क्या आंसर आ गया? डी, नन ऑफ द एबव आर करेक्ट। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चंस हैं उनके ज़रिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसमें गांधी जी ने अलग अलग सेशन को क्या इंस्ट्रक्शन दिया था ये समझा, सॉइल पर फ्लड का इम्पैक्ट ये समझा, फिर जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है इसके बारे में पढ़ा। अगला क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में कौन सी बातें गलत है ये पूछ रहा है। जो स्टेटस है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का वो कन्फर्ड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देखो, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो स्टेट लेवल पर डिसाइड होती हैं। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी केवल 2 तरह के हैं, पहला लिंग्विस्टिक, दूसरा रिलीजियस। लिंग्विस्टिक का मतलब ये है कि उनका जो मदर टंग है उनको बोलने वालों की संख्या काफ़ी कम है, और जो रिलीजियस माइनॉरिटी का संख्या इसका मतलब ये है कि वो रिलीजन जिसके लोग कम हैं उनको हम कहते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो होता है डिसाइड स्टेट लेवल पे। तो आपका पहला गलत हो गया। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान का जो आर्टिकल है आर्टिकल 350B उसके अंदर इस स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। तो सेकंड सही है। जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर, न कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। तो आपका जो तीसरा है वो गलत हो गया। तो केवल दूसरा सही है। पूछ रहा था कि कौन सा गलत है कौन सा नॉट करेक्ट है, तो 1 और 3 सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी PYQ है इसी माइनॉरिटी पे। कह रहा है भारत में अगर कोई रिलीजियस सेक्टर या जो कम्युनिटी है उनको नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाता है तो क्या क्या एडवांटेजेस उनको मिलेगा। इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो आपका आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग सारे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने का चलाने का फंडामेंटल राइट है। तो आपका जो पहला है ये करेक्ट हो गया। प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी। देखो, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा में। हाँ, पहले एंग्लो इंडियन के लिए था,
पहले एंग्लो इंडियन, अच्छा ये कह रहा है ऑटोमेटिकली नॉमिनेट, ये नॉमिनेशन की बात हो रही है। सीटें रिजर्व होती हैं, जो सीटें हैं ना STC वगैरह के लिए, उनके लिए रिजर्व होती हैं, वो अलग है। वो जो कंस्टिट्यूंसी होती है ना वो रिजर्व होती है। नॉमिनेशन में कोई वैसा नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उसको किया जाएगा। हाँ, पहले एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न था, मगर ये प्रोविज़न वो हटा दिया गया है, तो सेकंड गलत हो गया। इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम PM's 15 पॉइंट प्रोग्राम। जो PM का 15 पॉइंट प्रोग्राम है वो 2005 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका वेलफेयर हो सके, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, जो कम्युनल कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो हाँ, अगर किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाता है तो उनको इस प्रोग्राम में जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो यहाँ पर थर्ड सही है। पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो 1 and 3 C ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।